अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। आज के सेशन में हम इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 का है, हम इसको करेंगे। शॉर्ट्स एक्ट है बट ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद है ये एक्ट। अब इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ भी इस एक्ट को लेकर के हुई थी। अब अगर हम इसका प्रियम्बल देखें तो वो क्या कहता है, वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू प्रोटेक्ट द लॉफुल ओनर्स एंड ऑक्यूपायर्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम देयर इलीगल और फोर्सिबल डिस्पोजेशन देयर फ्रॉम बाय द प्रॉपर्टी ग्रैबर्स। अब यहाँ पे इसके प्रियम्बल में ये कहा गया है कि जो कोई भी लॉफुल ओनर है या ऑक्यूपायर है किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ये एक्ट उनके लिए बनाया गया अगर इनको डिस्पोजेस करते हैं फोर्सिबली। कौन करेगा? प्रॉपर्टी ग्रैबर्स। सो इसकी ये जो प्रियम्बल में कहा गया है प्रॉपर्टी ग्रैबर्स, इसको लेके फिर बहुत सारी जजमेंट्स आ गई कोर्ट्स की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट्स की तरफ से, हाई कोर्ट्स की तरफ से, कि ये एक्ट सिर्फ़ और सिर्फ जो लैंड ग्रैबर्स होते हैं, कब्ज़ा माफिया होता है, ये सिर्फ उनके ख़िलाफ़ इसकी एप्लीकेशन होगी, आम पर्सन के अगेंस्ट नहीं होगी। सो बहुत सारी इस पे जजमेंट्स आई, यानी ये एक्ट जो था बिल्कुल बेकार हो गया, यानी आम पर्सन के लिए ये रेमेडी थी नहीं उन जजमेंट्स के आने के बाद। फाइनली 2016 में सुप्रीम कोर्ट का एक लार्जर बेंच बैठा और उसने ये जजमेंट दी, PLD 2016 SC पेज 769। अब इस जजमेंट में लार्जर बेंच बैठा था और उन्होंने वंस फॉर ऑल इसको डिसाइड किया कि ये एक्ट सिर्फ़ और सिर्फ कब्ज़ा माफिया के लिए नहीं, हर पर्सन पे एप्लीकेबल है। कोई भी किसी दूसरे पर्सन को, किसी लॉफुल ओनर को, किसी लॉफुल ऑक्यूपायर को अगर फोर्सिबली वो डिस्पोजेस करेगा तो उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स की जा सकती हैं इस एक्ट के अंडर। अब इस एक्ट में है क्या? बेसिकली ये एक्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है क्रिमिनल रेमेडी, क्रिमिनल साइड की रेमेडी, कि अगर कोई किसी को इलीगली डिस्पोजेस करता है तो उसके अगेंस्ट ये इस एक्ट के तहत ना सिर्फ कब्ज़ा वापस दिलवाया जाएगा उस लॉफुल ओनर को, बट जिसने कब्ज़ा किया था इलीगली उसको सज़ाएं वगैरह भी दिलवाई जाएंगी। देखें, एक रेमेडी हमें सिविल साइड पे भी मिलती है, सेक्शन 8 और 9 में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सूट फॉर पोजेशन आप फाइल कर सकते हो। अब वहाँ पे पहली बात तो ये कि सिविल केस फाइल करो और भूल जाओ कि वो कभी ख़त्म भी होगा। सेकेंडली, वहाँ पे जो रेमेडी थी सेक्शन 9 में स्पेसिफिकली, वहाँ पे तो ये कहा गया था कि कोई भी पर्सन, चाहे वो ओनर है या नहीं है, वो लीगली उसके पास पोजेशन था या नहीं था, ये बात रेलिवेंट है। सेक्शन 9 के अंडर किसी भी पर्सन को अगर डिस्पोजेस किया जाएगा, चाहे वो ओनर है या नहीं है, इवन देन उसकी वो सूट फाइल कर सकता था और कब्ज़ा वापस ले सकता था। इस एक्ट में एक बात बड़ी क्लियर है, हमने प्रियम्बल में भी पढ़ा है कि लॉफुल ओनर या ऑक्यूपायर होगा तो वो ही ये रेमेडी यूज़ कर सकता है। ये डिफरेंस एक आ गया। दूसरा, सिविल रेमेडी उससे ये स्पीडी रेमेडी है और इसमें सज़ाएं वगैरह भी होती हैं। अब इसका सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट दिस एक्ट मे बी कॉल्ड इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005, यानी इस एक्ट का नाम इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट है 2005 का। ये प्रमलगेट हुआ था 6 जुलाई 2005 को। अब ये देखें 2005 में ये एक्ट आया था, उसके बाद ये जजमेंट्स आ गई थी सुप्रीम कोर्ट की 2005-6 में ही आ गई थी। उसके बाद से ये इनफेक्टिव था ये जो एक्ट था। फाइनली भी 2016 में जाके लार्जर बेंच ने डिसाइड किया भाई ये सब के लिए है। सब सेक्शन 2, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान, यानी पूरे पाकिस्तान पे ये एक्ट एप्लीकेबल है। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, यानी जिस दिन ये प्रमलगेट हुआ उसी दिन से ये लागू भी हो गया। अब सब सेक्शन 2, डेफिनेशंस इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज़ एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट। अब ये डेफिनेशंस कौन सी बता रहे हैं? कोर्ट मींस द कोर्ट ऑफ सेशन। सो पहली बात क्लियर आ गई कि कोर्ट का वर्ड जहाँ पे भी आएगा हमने समझना है कोर्ट ऑफ सेशन, यानी ये केस चलेंगे कहाँ पे? सेशन कोर्ट में, मैजिस्ट्रेट के पास नहीं, सेशन कोर्ट में। कोड मींस द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, यहाँ पे वर्ड भी कोड आएगा तो इसका मतलब है CRPC एप्लीकेबल है इस एक्ट के लिए, उसके प्रोसीजर्स एप्लीकेबल होंगे वो अडॉप्ट किए जाएंगे यहाँ पे।
नेक्स्ट डेफिनेशन ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर कौन होगा? मीन्स द पर्सन हु इज़ इन लॉफुल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी जो पर्सन ये रेमेडी हासिल करना चाहता है, अगर वो ओनर नहीं भी है, वो ऑक्यूपायर है, उसका पोजेशन है, तो वो पोजेशन लॉफुल होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस कोई किराएदार है, अगर उसके पास एग्रीमेंट वगैरह प्रॉपर है तो वो लीगल लॉफुल ऑक्यूपायर है। कोई लेसी है, अगर उसके पास डॉक्यूमेंट वगैरह हैं तो फिर वो लॉफुल ऑक्यूपायर होगा। अब सेक्शन 9 में वही बात आ गई। सेक्शन 9 में जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, वहाँ पे अगर हम जाके पढ़ें तो कोई भी पर्सन, चाहे वो मालिक है या नहीं है, उसके पास पोजेशन किस तरह है, ये बात रेलिवेंट थी। यहाँ पे लाजमी लॉफुल होना चाहिए। ओनर, नेक्स्ट डेफिनेशन, ओनर मीन्स द पर्सन एक्चुअली ओन्स द प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ हिज डिस्पोजेशन अदरवाइज दैन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ये ओनर का बता रहे हैं कि वो पर्सन जो एक्चुअली ओनर हो, असल में मालिक हो, वो और उसको डिस्पोजेस वगैरह किया गया। ई प्रॉपर्टी मींस इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी इस एक्ट के अंडर जो प्रॉपर्टी का पोजेशन आप लेना चाहते हो, आपको डिस्पोजेस किया गया है, वो प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी। अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आ जाए, वहाँ पे सेक्शन 10 में स्पेसिफिकली बताया गया कि आप सूट फॉर पोजेशन फाइल कर सकते हैं मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए, बट ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए रिगार्डिंग है। सेक्शन 3, प्रिवेंशन ऑफ इलीगल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एट्सेट्रा। अब इसमें ऑफेंस के लिए वो बता रहे हैं कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगा। सब सेक्शन 1, नो वन शैल एंटर इनटू और अपॉन एनी प्रॉपर्टी, कोई भी पर्सन एंटर नहीं होगा किसी भी प्रॉपर्टी पे, किन कामों के लिए? टू डिस्पोजेस, किसी को डिस्पोजेस करने के लिए, ग्रैब करने के लिए वो प्रॉपर्टी को, कंट्रोल और ऑक्यूपाई, कंट्रोल करने के लिए, उसको ऑक्यूपाई करने के लिए, इट विदाउट हैविंग एनी लॉफुल अथॉरिटी टू डू सो। यानी अभी तक कह रहे हैं सेक्शन 3 में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी पर्सन किसी भी प्रॉपर्टी पे एंटर नहीं हो सकता, उसको डिस्पोजेस करने के लिए, ग्रैब करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, अगर उसके पास कोई लॉफुल अथॉरिटी नहीं है। अब यहाँ पे इसका लॉफुल अथॉरिटी कब होगी? फॉर इंस्टेंस अगर कोर्ट ने कोई डिक्री वगैरह पास की है कि लॉफुली, या फिर कोई गवर्नमेंट है वो लॉफुली लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंडर गवर्नमेंट्स एक्वायर कर सकती हैं ज़मीन, तो वो अगर कोई एक्वायर वगैरह कर रही है कोई गवर्नमेंट, तो वो तो लॉफुल अथॉरिटी के अंडर कर रहे हैं ना। यहाँ पे कह रहे हैं लॉफुल अथॉरिटी के बग़ैर अगर किसी ने कोई प्रॉपर्टी पे एंटर हुआ, उसको ग्रैब करने के लिए, उसको एक्वायर करने के लिए, उस पर कंट्रोल लेने के लिए। अब आगे, विद द इंटेंशन टू डिस्पोजेस, ग्रैब, कंट्रोल और ऑक्यूपाई द प्रॉपर्टी फ्रॉम द ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ सच प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे कोई पर्सन भी इन कामों के लिए एंटर नहीं होगा किसी प्रॉपर्टी पे, और उसकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए कि उसने डिस्पोजेस करना है किसको? जो रियल ओनर है या ऑक्यूपायर है, लॉफुल ऑक्यूपायर है, उसको ग्रैब करने के लिए, कंट्रोल या ऑक्यूपाई करने के लिए। अब ये जब डेफिनेशन हम देखते हैं जो हमें ऑफेंस की यहाँ पे बताई गई है, ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कैसे होगा, इसमें कहीं पे समझ नहीं आ रही कि कहा गया है कि सिर्फ लैंड ग्रैबर्स के लिए ये एक्ट लगता है। यहाँ पे तो कह रहे हैं कि कोई भी पर्सन, ABC कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो कब्ज़ा माफिया ही हो। तो सेक्शन 3 में तो बड़ा क्लियर था कि कोई भी पर्सन नहीं जाएगा, लेकिन अगर देखें तो ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। यहाँ पे जो प्रियम्बल दिया गया था वहाँ पे वर्ड यूज़ कर दिया गया था प्रॉपर्टी ग्रैबर्स का, इसी वजह से ये कन्फ्यूजन थी। और फिर कोर्ट्स ने इस पर बड़ी लेंथी जजमेंट्स दी कि पहले ये था कि जी ये सिर्फ लैंड ग्रैबर्स पे है, लेकिन 2016 PLD 2016 SC 769, ये बड़ी लेंथी जजमेंट है, पढ़ने वाली है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। उसमें फिर क्लैरिफाई किया था नहीं जी ये सब पे ही लगता है। अब ये जो अगर कोई काम करेगा, ये जो सेक्शन 3 में सब सेक्शन 1 में हमें बता दिया गया कि ये ऑफेंस होगा कि इंटेंशन के साथ किसी प्रॉपर्टी को ग्रैब करने के लिए, उसको डिस्पोजेस करने के लिए, मालिक को या ऑक्यूपायर को कंट्रोल हासिल करने के लिए किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का कोई ये एक्ट करेगा तो वो ऑफेंस होगा। अब आगे क्या करेगा? सब सेक्शन 2 में इसकी सज़ाएँ बताई गई हैं। हू एवर कंट्रावेन्स द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1, ये सब सेक्शन 1 में जो हमें बताया गया कि किसी पर्सन ने ये हरकतें नहीं करनी, लेकिन अगर कोई पर्सन करेगा तो क्या होगा? हु एवर कंट्रावीन्स विद द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1 शैल विदाउट प्रिजुडिस टू एनी पनिशमेंट टू विच ही मे बी लाइबल अंडर एनी अदर लॉ for the time being in force be punishable with imprisonment which may extend to 10 years
and fine, and the victim of the offence shall also be compensated in accordance with the provisions of section 544 of the code. सब सेक्शन 2 में कहा है कि जो अगर किसी पर्सन ने किसी को डिस्पोजेस किया, जो सब सेक्शन 1 में हमें बताया गया था, उसको कोई कंट्रावीन करता है सब सेक्शन 1 की प्रोविज़न को, तो उसको अगर तो कोई और किसी और लॉ में भी सज़ाएँ बताई गई हैं तो वो तो मिलेंगी। यहाँ पे सब सेक्शन 2 के अंडर उसको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है और फ़ाइन भी हो सकता है, और जो विक्टिम होगा वो अंडर सेक्शन 544 ऑफ CRPC स्पेशल कंपनसेशन भी उसको दिलवाई जाएगी। तो ये पनिशमेंट बताई गई है सब सेक्शन 2 में। इसके बाद 2017 में इसमें एक अमेंडमेंट भी की गई थी। अब वो क्या थी? 2017 में इस एक्ट में मेजर अमेंडमेंट्स की गई थी। हु एवर फोर्सिबली एंड रॉन्गफुली डिस्पोजेस एनी ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ एनी प्रॉपर्टी एंड हिज एक्ट डज नॉट फॉल विद इन सब सेक्शन 1। अब पहले में जो सब सेक्शन 2 था उसमें कह रहे थे कि अगर तो वो उस डिस्पोजेस करने का एक्ट फॉल कर रहा है सेक्शन 3 के सब सेक्शन 1 में, तो उसको 10 साल और फाइन और वो कंपनसेशन वगैरह दिलवाई जाएगी। लेकिन अगर सब सेक्शन 1 में फॉल नहीं कर रहा तो फिर क्या होगा? शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 3 ईयर्स। तो 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और विद फ़ाइन, या फिर फ़ाइन हो सकता है और विद बोथ, या दोनों हो सकते हैं। इन एडिशन टू एनी अदर पनिशमेंट टू विच ही मे बी लाइबल अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स, द पर्सन dispossessed shall also be compensated in accordance with the provisions of section 548। यहाँ पे भी वही है। देखें, अगर तो कोई सेक्शन 3 की सब सेक्शन 1 के अंडर करता है किसी को डिस्पोजेस, तो उसको सज़ा मिलनी है 10 साल तक की, और फ़ाइन भी होगा और कंपनसेशन भी उसको देनी पड़ जाएगी। अगर सब सेक्शन 1 में फॉल नहीं करता तो फिर उसको 3 साल तक की सज़ा होगी, या फ़ाइन होगा, या दोनों हो जाएंगी। और साथ साथ उसको 544A की जो कंपनसेशन है वो भी दिलवाई जाएगी। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई और भी ऑफेंस बनता है किसी और लॉ के अंडर तो वो भी बनता है, वो उसकी भी सज़ा दी जाएगी। फॉर इंस्टेंस, कब्ज़ा करने गए पर्सन और वहाँ पे जाके उन्होंने कोई हर्ट कॉज की या कोई मर्डर कॉज कर दिया, तो वो सज़ाएँ तो मिलनी हैं, वो साथ साथ चलेंगी। ये नहीं कि सिर्फ यहाँ की हद तक 10 साल की सज़ा दे दी और उधर बंदे को उन्होंने फेंटा लगाया, उनको इतना ज़ख्मी कर दिया, तो वो जो सी सज़ाएँ हैं साथ साथ वो भी मिलेंगी, वो तो चलनी ही चलनी है। सो ये सेक्शन 3 में इन्होंने सज़ाएँ भी बता दी, ऑफेंस भी बता दिया है। सब सेक्शन 3 इसमें कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, और ये अब सब सेक्शन 1 में जो फॉल नहीं करेगा उसके लिए स्पेसिफिक, यानी कोई भी पर्सन किसी को इलीगली डिस्पोजेस करेगा तो वो सब सेक्शन 1 में फॉल नहीं करता, सब सेक्शन 2 तो फिर भी उसको 3 साल तक की सज़ाएँ वगैरह दी जा सकती हैं। अब सेक्शन 4 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, क्या ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है? इसकी कॉग्निजेंस कौन लेगा? Notwithstanding anything contained in the code or any other law for the time being enforced, the contravention of section 3 shall be triable by the court of session on complaint। यहाँ पे FIR नहीं होगी, ये एक आपको इस्तगासा कंप्लेंट जो हमने सेक्शन 200 में CRPC में पढ़ा है, एक कंप्लेंट फ़ाइल करनी पड़ेगी, और ये कंप्लेंट आपने फ़ाइल करनी है डायरेक्ट सेशन कोर्ट में। कॉग्निजेंस उसने ही लेनी है। हमने डेफिनेशन में भी कोर्ट को डिफ़ाइन जब किया गया था तो वहाँ पे सेशन कोर्ट कहा गया था। सो ये सेशन कोर्ट इसकी कॉग्निजेंस ले सकता है, और वहाँ पे हमने कंप्लेंट फ़ाइल करनी है, इसकी FIR नहीं होनी। सब सेक्शन 2 द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी नॉन कॉग्निजेबल। अब ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही आपने कंप्लेंट फ़ाइल की तो कोई पुलिस चली गई अरेस्ट करना शुरू कर देगी। जब तक सेशन कोर्ट इन्वेस्टिगेशन का नहीं कहेगी, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, ना किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा। सब सेक्शन 3 द कोर्ट एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स। अब यहाँ पे ये जो केस फाइल किया, जो कंप्लेंट फाइल किया, उसकी किसी स्टेज पे भी मे डायरेक्ट द पुलिस टू अरेस्ट द एक्यूज, के पुलिस को किसी भी इस केस की किसी भी स्टेज पे कोर्ट यानी सेशन कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है पुलिस को कि एक्यूज को अरेस्ट कर लो। ये क्लियर कट इसमें सब सेक्शन 3 में बता दिया गया। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन और इसका प्रोसीजर क्या होना है वो सेक्शन 5 में बताया गया।
अपॉन अ कंप्लेंट द कोर्ट में डायरेक्ट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन टू इन्वेस्टिगेट। पहली बात कि जब कंप्लेंट फाइल होगी तो इसके बाद सेशन कोर्ट किसी भी पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर इंचार्ज है उसको डायरेक्ट कर सकती है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन करो एंड कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरवर्ड द सेम विद इन 15 डेज़ टू द कोर्ट। और 15 ये इन्वेस्टिगेशन करो और 15 दिन के अंदर कंप्लीट करके कोर्ट को फॉरवर्ड कर दो कि क्या इन्वेस्टिगेशन में आप किया है। पहली बात, प्रोवाइडेड द कोर्ट में एक्सटेंड द टाइम विद इन विच सच रिपोर्ट इज़ टू बी फॉरवर्डेड in case where good reason are shown for not doing so within the time specified in the subsection। देखें 15 दिन के अंदर अंदर कहा गया था कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके तो कॉपी फॉरवर्ड कर दो आप कोर्ट को, लेकिन प्रोवाइज़ो में ये कहा गया कि अगर किसी वजह से डिले नहीं हुई और उसकी रीज़न होनी चाहिए, वो जस्टिफाई करना पड़ेगा भाई अगर 15 दिन में कंप्लीट नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, वो करने के बाद ही आपको टाइम जो है वो फर्दर दिया जाएगा। प्रोवाइडेड द कोर्ट में एक्सटेंड, तो फिर इट कोर्ट अगर तो आप जस्टिफाई करते हो अपनी डिले को कि आपने 15 दिन में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट क्यों नहीं की, तो फिर ही इसी सूरत में आपको यहाँ पे टाइम फर्दर दिया जाएगा। अब इसके साथ एक और प्रोवाइज़ो ऐड की गई है सेक्शन 5 में, उसमें ये 2017 में ऐड की गई थी। अब इसमें क्या आ गया है, provided further that whenever a local inquiry is necessary for the purpose of this act, कि अगर कोई लोकल इंक्वायरी करवानी हो तो कोर्ट में डायरेक्ट a magistrate or a revenue officer in the district to make inquiry and submit report within a period as may be specified by the court. The report of magistrate or revenue officer as the case may be shall be construed as evidence in the case। दूसरी बात, एक तो पुलिस को आप डायरेक्ट कर सकती है कोर्ट के 15 दिन में इन्वेस्टिगेशन करके लाओ, सेकेंडली लोकल इंक्वायरी भी करवा सकती है, किससे, किसी मैजिस्ट्रेट से या रेवेन्यू ऑफिसर से करवा सकती है। अब नॉर्मली जो प्रैक्टिस में होता है कि तहसीलदार वगैरह को कहा जाता है कि रिकॉर्ड लेके आओ कि इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है और ये कैसे ये ऑक्यूपायर वगैरह, सो इस किस्म की इंक्वायरी करवाई जा सकती है सेशन कोर्ट की तरफ से। और इसके लिए टाइम नहीं बताया गया, इन्वेस्टिगेशन के लिए 15 दिन का कहा गया, यहाँ पे कहा गया कि जितना कोर्ट को मुनासिब लगता है उतना टाइम देगी और उतने में ये इंक्वायरी करके कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट करवाई जाएगी। अब सब सेक्शन 2, on taking cognizance of the court of the case, the court shall proceed with the trial from day to day, यानी इसका ट्रायल डे टू डे होगा। ये स्पीडी रेमेडी है बेसिकली कि डे टू डे इसमें ट्रायल होगा एंड शैल डिसाइड द केस विद इन 60 डेज़, और 60 दिन के अंदर ये केस डिसाइड होना है। एंड फॉर एनी डिले सफिशेंट रीजंस शैल बी रिकॉर्डेड, और अगर 60 दिन में कंक्लूड नहीं हो रहा तो फिर उसके सफिशेंट रीजंस जो है ना वो जैसे आपने लिखनी है, लेकिन इन प्रैक्टिस 60 दिन में कभी भी इसमें नहीं होता ट्रायल कंक्लूड, लेकिन लिखा हुआ है कि 60 दिन में करो। Subsection 3, the court shall not adjourn the trial for any purpose unless such adjournment is in its opinion necessary in the interest of the justice, and no adjournment shall in any case be granted for more than 7 days। पहली बात कह रहे हैं डे टू डे चलना था, सबसेक्शन 2 में कहा गया। सबसेक्शन 3 में कहा है कि अननेसेसरी आपने कोई एडजमेंट्स नहीं देनी कि वकील साहब नहीं आए, वकील साहब बीमार हो गए हैं, मुद्दई बीमार हो गया, सो इस किस्म के काम नहीं होने, एडजमेंट नहीं देनी, ये डे टू डे चलाना है। लेकिन अगर बहुत ज़रूरी होगा एडजन करना केस को तो 7 दिन मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा की डेट्स नहीं डालनी, यानी एडजन होगा मैक्सिमम 7 डेज़ के लिए, और उसके लिए भी रीज़न्स होनी चाहिए फिर ही दिया जाएगा। अब इसमें भी अमेंडमेंट सबसेक्शन 4 ऐड किया गया, उसमें कहा गया है ऑन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, जब ट्रायल कंक्लूड होगा, इफ़ द कंप्लेंट इज़ फाउंड टू बी फॉल्स, फ्रिवलस और वेक्सेशियस, यानी कि अगर ट्रायल कंप्लीट हुआ उसके बाद ये पता लगा कि ये जो कंप्लेंट फाइल की गई थी कंप्लेनेंट की तरफ से ये तो फॉल्स थी, उसने झूठा केस बना के फ़ाइल किया है, फ्रिवलस इसने पिटीशन ये केस फाइल किया, द कोर्ट में अवार्ड कंपनसेटरी कॉस्ट टू द पर्सन कंप्लेंट अगेंस्ट विच मे एक्सटेंड टू 500,000 रुपीज़, तो 5 लाख रुपए तक की कंपनसेटरी कॉस्ट का कहा जा सकता है कोर्ट की तरफ से जिसके अगेंस्ट आपने केस फाइल किया था उसको दो। अब ये यहाँ पे ये मैंडेटरी क्लॉज नहीं है, इसमें मे का वर्ड यूज़ किया है, द कोर्ट मे अवार्ड कंपनसेटरी, यानी कोर्ट को अगर लगेगा
कि नहीं भी इसने तो बिल्कुल ही झूठा केस कर दिया, या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, एविडेंस है सामने है, तो कोर्ट 5 लाख रुपए तक का जो है वो उसको कंपनसेटरी कॉस्ट कह सकती है कि आप जो एक्यूज्ड है उसको दो। सबसेक्शन 6, पावर टू अटैच प्रॉपर्टी if the court is satisfied that none of the persons are in possession immediately before the commission of the offence, the court may attach the property until the final decision of the case। देखें, ये इसके इस एक्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जो ऑक्यूपायर है उसको लॉफुल होना चाहिए और ओनर होना चाहिए जो एक्चुअल ओनर मालिक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर तो कोर्ट को ये लगता है कि कंप्लेंट फ़ाइल की गई और कोर्ट को ये लगता है कि इनमें से तो मालिक ही कोई नहीं है, इनमें से तो लीगल ऑक्यूपायर ही कोई नहीं है, तो कोर्ट उस प्रॉपर्टी को जब तक केस फाइल कंक्लूड नहीं हो जाता, ख़त्म नहीं हो जाता, फ़ैसला नहीं आ जाता, तब तक के लिए उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है। इन सबसेक्शन 2, इन केस ऑफ अटैचमेंट द मेथड ऑफ मैनेजमेंट सेफगार्ड अगेंस्ट नेचुरल डिके और डेट्रिएशन शैल बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट। अब ये प्रॉपर्टी अटैच तो कर ली, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसकी मैनेजमेंट वगैरह कैसे करनी है ये कोर्ट मेथड इसमें डिसाइड करेगी, किसी को रिसीवर अपॉइंट कर देती है वॉटेवर, क्योंकि अगर वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उस पर फसलें वगैरह खड़ी हैं और कोर्ट ने प्रॉपर्टी अटैच कर लिया तो उसको वैसे तो नहीं छोड़ देना, वो फसल ख़राब हो जाएगी। तो इन कामों के लिए जब अटैच करेगी प्रॉपर्टी और को, तो उस सूरत में उसकी मैनेजमेंट का भी पूरा बताएगी कि कैसे की जानी है। सेक्शन 7, इविक्शन एंड मोड ऑफ रिकवरी एज इंटरम रिलीफ। अब ये इंटरम रिलीफ है कि केस के दौरान इंटरम रिलीफ के तौर पे कब्ज़ा अगर लेके दिया जाता है तो वो सारा क्या प्रोसीजर है। सबसेक्शन 1, इफ़ ड्यूरिंग ट्रायल द कोर्ट इज़ satisfied that a person is found prima facie to be not in lawful possession। अगर ये पहली बात तो है कि ड्यूरिंग ट्रायल का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया, इफ़ ड्यूरिंग ट्रायल, हमें यहाँ पे एक बात क्लियर करनी चाहिए। देखिए लॉ के जो वर्ड्स होते हैं ना उनके पीछे कोई लॉजिक होती है। अब यहाँ पे ट्रायल का वर्ड इसलिए यूज़ किया गया कि हमें पता होना चाहिए कि ट्रायल कब से शुरू होता है। ट्रायल ऑब्वियसली जब चालान जमा होता है उसके बाद कॉपीज़ दी जाती हैं, कॉपीज़ देने के बाद फिर चार्ज फ्रेम होता है, अब वहाँ से ट्रायल शुरू होता है। तो ये कह रहे हैं इफ़ ड्यूरिंग ट्रायल यानी चार्ज फ्रेम होने के बाद से द कोर्ट इज़ सेटिस्फाइड कि कोर्ट को लगता है दैट अ पर्सन इज़ फाउंड प्राइमा फेशिया टू बी नॉट इन लॉफुल पोजेशन, के जिसके पास कब्ज़ा था वो उसके पास लीगल कब्ज़ा नहीं है, कोर्ट को ये लगता है, द कोर्ट शैल as interim relief direct him to put the owner or occupier as the case may be in possession। तो कोर्ट जो भी उसका ओनर होगा, एक्चुअल ओनर होगा या लॉफुल पोजेसर होगा जिसको डिस्पोजेस किया गया, तो कोर्ट उसको इंटरम रिलीफ के तौर पे कब्ज़ा कह देगी कि जी इसको दे दो जिससे छीना गया था। अगर वो एक्चुअल ओनर है, लॉफुल ऑक्यूपायर है, तो कोर्ट वापस इंटरम रिलीफ के तौर पे उसको कब्ज़ा दिलवा देगी। अब जब ये कंप्लेंट फ़ाइल करनी है ना तो उसके साथ ही इंटरम रिलीफ की एप्लीकेशन नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरिंग ट्रायल का वर्ड है। जब ट्रायल चल जाएगा, चार्ज फ्रेम हो जाएगा, इंक्वायरी रिपोर्ट्स वगैरह आ जाएंगी, तो तब ये एप्लीकेशन देनी चाहिए कि मुझे जी कब्ज़ा वापस दिलवाया जाए, मैं साबित हो रहा है कि मैं इसमें इसका ओनर हूँ या लॉफुल ऑक्यूपायर हूँ। Subsection 2, where the person against whom any such order is passed under subsection 1 fails to comply with the same, the court shall, notwithstanding any other law for the time being in force, take such steps and pass such orders as may be necessary to put owner or occupier in possession। यानी कोर्ट ने कह दिया भी इस बंदे को आप कब्ज़ा दे दो इंटरम रिलीफ के तौर पे, लेकिन अगर वो नहीं दे रहा जिसके पास कब्ज़ा है, तो कोर्ट फिर उसके अगेंस्ट नेसेसरी एक्शन लेगी और ताकि वो ओनर या ऑक्यूपायर को कब्ज़ा दिलवाया जाए। तो कोर्ट में सबसेक्शन 3, द कोर्ट में ऑथराइज एनी ऑफिशियल और ऑफिसर टू टेक पोजेशन फॉर सिक्योरिंग कंप्लायंस विद इट्स ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1, द पर्सन सो ऑथराइज्ड मे यूज़ और कॉज टू बी यूज्ड सच फोर्स एज मे बी नेसेसरी। तो कोर्ट किसी ऑफिसर को कह देगी कि भाई अब इसको कब्ज़ा भी दिलवाओ, और उसके लिए कब्ज़ा दिलवाने के लिए वो जो ऑफिसर होगा वो उतनी फोर्स भी यूज़ कर सकता है जितनी कि रिक्वायर हो। सबसेक्शन 4, if any person authorized by the court under subsection 3 requires police assistance
in the exercise of his power under this act, he may send a requisition to the officer in charge of a police station, who shall on such requisition render such assistance as may be required. तो जिस पर्सन को कोर्ट ने, ऑफिसर को कोर्ट ने अपॉइंट किया भाई इसको कब्ज़ा वापस दिलवाओ, वो ले कब्ज़ा छोड़ नहीं रहा, तो वो अगर उसको ज़रूरी समझेगा तो वो पुलिस को भी इसमें असिस्टेंस के लिए कॉल करेगा कि जी आएँ और हमें हमारी हेल्प आउट करें और ये कब्ज़ा इससे लेके दें, तो वो वहाँ पे ये भी कॉल कर सकता है। द फेलियर ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, लेकिन अगर वो पुलिस ऑफिसर इनकार कर देगा टू रेंडर असिस्टेंस अंडर सब सेक्शन 4 शेल अमाउंट टू मिसकंडक्ट फॉर विच द कोर्ट में डायरेक्ट डिपार्टमेंटल एक्शन अगेंस्ट हिम। तो ये फिर यहाँ पे अगर वो पुलिस वाले को उसने कहा कि जी मुझे असिस्ट करो और ये कब्ज़ा इस पर्सन को लेके देना, पुलिस वाले ने आगे से इनकार कर दिया कि मैं नहीं करता, तो यहाँ पे कहते हैं कि कोर्ट उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल एक्शन भी कर सकती है। ये इंटरम रिलीफ के तौर पे है कि कब्ज़ा दिलवाया जाएगा। सेक्शन 8 डिलीवरी ऑफ पोजेसन ऑफ प्रॉपर्टी टू द ओनर एक्सेट्रा। अब ये कंक्लूजन वो तो ड्यूरिंग ट्रायल था, सेक्शन 7 में इंटरम रिलीफ के तौर पे कब्ज़ा दिलवाया गया था, सेक्शन 8 में कंक्लूजन पे है। ये ऑन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, यानी जब ट्रायल कंक्लूड हो गया, if the court finds that an owner or occupier of the property was illegally dispossessed or property was grabbed in the contravention of section 3, the court may at any time of passing order under subsection 2 of that section direct the accused or any person claiming through him for the restoration of the possession of the property to the owner, or as the case may be to the occupier if not already restored to him under section 7। यहाँ पे यही सब सेक्शन 8 में यही कहा गया कि जब ट्रायल कंक्लूड हुआ और कोर्ट ऑर्डर पास करते वक्त उसको ये लगा कि सेक्शन 3 की जो उसकी वायलेशन की गई है, तो कोर्ट यहाँ पे जो रियल ओनर होगा और या लॉफुल ऑक्यूपायर होगा उसको पोजेसन दिलवाएगी अगर उसको ऑलरेडी एज इंटरम रिलीफ सेक्शन 7 के अंडर ना दिलवाया होगा। ऑब्वियसली जब ट्रायल कंक्लूड होगा तो कोर्ट फिर कब्ज़ा दिलवाएगी जो भी उसका रियल ओनर या लॉफुल ऑक्यूपायर होगा। अब इसमें जो अमेंडमेंट की गई है सेक्शन 8 में, इसमें सबसेक्शन 2 है। फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1 द कोर्ट में वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड डायरेक्ट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन फॉर सच असिस्टेंस एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द पोजेसन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे भी जैसे इंटरम रिलीफ के तौर पे जब कब्ज़ा दिलवाना है तब भी पुलिस की असिस्टेंस वगैरह हो सकती है। यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि अगर कोर्ट चाहेगी तो कब्ज़ा रिस्टोर करवाने के लिए वो पुलिस की असिस्टेंस वगैरह यहाँ पे ले के कब्ज़ा दिलवाएगी। अब इसके साथ जो 8A अपील का सेक्शन डाला गया। देखें ये जब एक्ट आया था 2005 में, इसमें एक मेजर फ्लॉ ये था कि यहाँ पे अपील की रेमेडी प्रोवाइडेड नहीं थी, तो यहाँ पे फिर रिवीजन वगैरह फ़ाइल करते थे। लेकिन अब फिर बाद में इसमें सेक्शन 8A 2017 में इसको मेजरली अपडेट किया गया था, इसमें अमेंडमेंट्स की गई थी, तो ये अपील का सेक्शन 8A डाला गया था। एनी ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 3, यानी सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में, सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 कौन से के, सेक्शन 3 के प्रिवेंशन का जो ऑफेंस वाला था उसके अंडर जो भी कोई ऑर्डर पास करेगी कोर्ट, और सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8 शैल विदिन 30 days ऑफ द ऑर्डर बी अपीलेबल बिफोर द हाई कोर्ट। तो 30 दिन का इन्होंने प्रोवाइड कर दिया गया कि आप कहाँ पे अपील इसकी कर सकते हो, हाई कोर्ट में। मैजिस्ट्रेट ने अगर तो किया है, ऑर्डर पास किया है, तो CRPC के अंडर वो हम सेशन कोर्ट में उसकी अपील करते हैं। लेकिन अगर सेशन कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, ट्रायल किया, तो फिर उसकी अपील ऑब्वियसली हाई कोर्ट में होगी। तो 30 दिन के अंदर अंदर अपील इसकी फ़ाइल की जा सकती है हाई कोर्ट में। एप्लीकेशन ऑफ द कोड सेक्शन 9 अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट द प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 शैल अप्लाई टू द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट। तो यहाँ पे सेक्शन 9 में क्लियर बता दिया गया कि CRPC 1898 उसकी प्रोविजंस यहाँ पे अप्लाई होंगी। जो प्रोसीजर्स उनमें बताए गए हैं इस एक्ट के अंदर जब भी ट्रायल किया जाएगा तो वही सारे अडॉप्ट किए जाएंगे, सारा प्रोसीजर वही का होगा। तो ये था इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट। इसमें कोई भी
एक्चुअल ओनर या लॉफुल अगर कोई ऑक्यूपायर है उसको डिस्पोजेस किया गया है इलीगली किसी की तरफ से भी, तो वो ये रेमेडी अवेल कर सकता है। उसको एक कंप्लेंट फ़ाइल करनी पड़ेगी सेशन कोर्ट में, और सेशन कोर्ट फिर उसमें इंक्वायरी वगैरह पुलिस के थ्रू इन्वेस्टिगेशन करवाएगी, 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी होती है, या वो इंक्वायरी भी करवा सकती है मैजिस्ट्रेट से या फिर रेवेन्यू ऑफिसर से। उसके बाद जो इसका ट्रायल होगा वह डे टू डे बेसिस पे चलेगा और 60 दिन के अंदर अंदर उसका फ़ैसला करना होता है। अगर उससे ज़्यादा डिले करोगे तो बताना पड़ेगा कि क्यों डिले हुई है। फिर इसमें इंटरम रिलीफ भी के तौर पे भी अगर प्राइमा फेशिया लगता है कि डिस्पोजेस किया गया है ओनर को या लॉफुल ऑक्यूपायर को, तो वो भी दिलवाया जा सकता है। उसके लिए बाकायदा पुलिस की असिस्टेंस वगैरह भी ली जा सकती है, और जब कंक्लूजन होगा ये पूरे केस का तो फैसले के बाद भी कब्ज़ा दिलवाया जा सकता है और उसमें भी पुलिस की असिस्टेंस ली जा सकती है। ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और इसमें अगर एक बात और है कि अगर ये साबित हो गया कि ये फ्रिवलस फॉल्स इस्तगासा किया गया है तो फिर इसमें 5 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। अपील इसकी 30 दिन में होगी हाई कोर्ट में। और लास्टली इसमें था CRPC इस पे एप्लीकेबल है, सेशन कोर्ट में ये सारा केस चलता है। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।